मोहब्बत की आखिरी मंजिल क्या शादी ही होती है? अधिकतर प्यार करने वालों का यही मानना है। हर प्यार करने वाले साथ साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी ये चाहत सपना बनकर रह जाती है। ये समाज अपने लोगों को अपने नियम कायदा के अनुसार ही चलाना चाहता है, लेकिन प्रेम करने वालों को समझ की परवाह कहाँ होती है। आगरा को मोहब्बत की नगरी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने वाला ताजमहल यही है। हजारों प्रेमी जोड़े में हर साल इसे देखने आगरा आते हैं। राजू और गौरी भी कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके इस प्रेम की इमारत को देखने आए थे, लेकिन उसे देखने के बाद पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि आगरा से और वापस ही नहीं जा सके। कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट गदग के कन्नौर में रहता था हनुमंत का परिवार। राजू हनुमंत का बेटा था। राजू के अलावा हनुमंत की 2 संतानें और भी थी। हनुमंत की टेलरिंग की दुकान थी। लोगों की कपड़ा सिलकर परिवार को पाल पोस रहा था। बेटा राजू जब हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ सका तो उसने भी अपने टेलरिंग का काम सीख लिया। 2-3 सालों में काम सीखकर वो अच्छा टेलर बन गया। राजू खुद काफी अच्छा कमाने लगा था और वो काफी बन ठन कर भी रहने लगा। राजू को उसकी गली की गौरी बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। वो उसके घर से थोड़ा दूर रहती थी, इसलिए उससे कभी बातचीत का मौका नहीं मिला। वो उसकी दुकान के सामने से ही स्कूल आती जाती थी, इसीलिए उसको स्कूल से आते जाते समय देखने के लिए अपनी दुकान से बाहर आकर खड़ा हो जाता था। इसी तरह देखते देखते वो उसे मन ही मन चाहने लग गया। लेकिन जब एक दिन गौरी उसकी दुकान पर कपड़ा सिलवाने आ गई तो उसे बात करने का पूरा मौका मिल गया। नाप लेने के बाद राजू ने पूछा, क्या नाम लिखूं? रघु। रघु लिख दो, गौरी ने कहा। तुम्हारा नाम रघु है? राजू ने हैरानी से पूछा तो वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें क्या रघु दिखती हूँ? नहीं, ये तो लड़का का नाम है, लेकिन तुम्ही ने तो कहा कि रघु लिख दो। हाँ, कहा तो है, पर रघु मेरा मामा का नाम है, मेरे नाम तो गौरी है, उसने कहा। राजू ने तारीफ करते हुए बोला, वाह गौरी, बहुत ही अच्छा नाम है, मेरी तरह मेरे नाम भी है जनाब। ये कहकर गौरी फिर से खिलखिलाकर हंसी। उसकी ये हंसी राजू के दिल में उतरती चली गई। उसने गौर से देखते हुए कहा, गौरी तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। उसकी इस बात पर गौरी मुस्कुराई और चली गई। गौरी की ये प्यारी सी मुस्कुराहट देखते ही राजू दीवाना सा हो गया। 4 दिन बाद उसने गौरी को सिले हुए कपड़ा ले जाने को तो कहा था, लेकिन वो अगले दिन से ही उसके आने का इंतजार करने लगा था। जिस अंदाज में राजू ने उससे बात की थी, उससे गौरी भी उसका मतलब समझ गई थी, लेकिन ये बात उसने राजू को महसूस नहीं होने दी थी। दूसरी तरफ राजू ने सोच लिया था कि जैसे ही गौरी कपड़ा लेने आएगी, वो अपनी मन की बात उसे कह देगा। चौथे दिन शाम को गौरी राजू की दुकान पर आ गई तो संयोग से राजू दुकान में अकेला था। आते ही गौरी ने पूछा, हमारे कपड़े सिल गए क्या? जी हाँ, सिल गए। ये कहकर राजू ने शोकेस से कपड़ा निकालकर गौरी के सामने रख दिए। गौरी कपड़े को देखने लगी। राजू ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छे सिले हैं ना? हाँ कहकर गौरी राजू को सिलाई की पैसा दिए और वहां से मुस्कुराती हुई चली गई। उस दिन भी राजू अपनी मन की बात उसे कह नहीं पाया। उस दिन की ये मुलाकात कोई खास नहीं थी, फिर भी गौरी के दिल में राजू की तस्वीर उतर गई थी। 15 साल की गौरी का भावुक मन राजू की ओर खींचता चला जा रहा था। राजू ने जो कहा था वो बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आते जाते उनकी नजरें टकराने लगी। इधर राजू की बेचैनी बढ़ते जा रही थी। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे मिले। उसके मन में इस बात का भी डर था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। हिम्मत करके एक दिन राजू छुट्टी के समय
गौरी की स्कूल की गेट के सामने जाकर खड़ा हो गया। गौरी सहेलियों के साथ स्कूल से निकल ही रही थी। राजू को देखकर उसकी दिल तेजी से धड़कने लगा। राजू ने उसे एक तरफ आने का इशारा किया तो वो उसका इशारा समझ गई। वो अपनी सहेली से अलग होकर राजू के पास आ गई। जैसे ही वो पास आई, राजू ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया। गौरी बैठ तो गई, तेजी से चल पड़ा राजू। गौरी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे तो घर जाना है। राजू ने कहा, हाँ चली जाना, पर आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। गौरी ने हंसते हुए कहा, यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। राजू ने बिना संकोच के कहा, गौरी सचमुच मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। गौरी ने मुस्कुराकर बोली, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। राजू ने उसे हैरानी से देखा तो गौरी ने अपनी नजरें झुका ली। ये थी गौरी और राजू का प्यार की शुरुआत। अक्सर प्यार करने वालों की प्यार की शुरुआत शायद ऐसे ही होता है, लेकिन इसके बाद कभी कभी यही प्यार जीवन के लिए नासुर बन जाता है। गौरी के पिता की मौत हो चुकी थी। वो अपनी माँ शैला और बड़ी बहन रजनी के साथ अपने मामा रघु के पास रहती थी। पिता की मौत के बाद मामा उन्हें अपने साथ ले आए थे। रजनी बीएससी कर रही थी, जबकि गौरी 10वीं में पढ़ रही थी। इसी नादान उम्र में गौरी को राजू से प्यार हो गया था। प्यार ऐसी ही चीज है जिसे कितना भी छिपा कर रखा जाए, वो कभी ना कभी समझ की नजरों में आ ही जाता है। राजू और गौरी की मुलाकात मोबाइल के जरिए तय होने लगी। दोनों का प्यार परवन चढ़ने लगा था। उनकी प्यार को मंजिल मिल भी पाएगी कि नहीं, इस बात को लेकर उन्हें शक था। दरअसल उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था उनकी जाति। गौरी कन्नड़ थी और राजू मराठी। दोनों को ही पता था कि समझ की नजरों में जैसे उनकी प्यार आएगा, तूफान आ जाएगा। एक दिन गौरी ने राजू से कहा, राजू, अगर समझ ने हमारे संबंधों को कबूल नहीं किया तो हम क्या करेंगे? राजू ने गौरी को भरोसा दिलाते हुए कहा, दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, वो उसके साथ हरगिज नहीं छोड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे जुदा नहीं कर सकेगी। दोनों साथ जिएंगे और दोनों साथ मरेंगे। प्यार की दीवानगी राजू के दिल दिमाग पर छाने लगी थी। उसकी मन कामकाज से उठ चुका था। एक दिन उसके पिता उसको टोका और कहा कि क्या बात है बेटा, आजकल तुम्हारी मन कामकाज में क्यों नहीं लग रहा है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दुकान से गायब हो जाते हो। कस्टमर भी परेशान होते हैं। बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं पापा, बस ऐसे ही मन थोड़ा विचलित हो गया था। लेकिन आप टेंशन ना करो, मैं काम पर पूरा ध्यान दूंगा, राजू ने कहा। उसके बाद वो गौरी से उस समय मिलता था जब दुकानदारी पर कोई असर ना पड़ता हो। उसके मन में हमेशा एक ही बात घूमा करती थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके प्यार के बीच जाति ना आए। तब उसका ध्यान फिल्म एक दूजे के लिए की तरफ गया, जिसमें नायक कमल हसन और नायिका रोती अग्निहोत्री अलग अलग जाति के थे। फिल्म का ध्यान आते ही राजू ने सोच लिया था कि वो भी उसी तरह अपने प्यार के लिए करेगा। एक दिन गौरी की माँ शैला ने उसे फोन पर हंस हंस कर बात करते हुए देखी तो उसे शक नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि उसकी किशोर बेटी इश्क की खतरनाक राह पर चल पड़ी है। शैला परेशान हो उठी। उसने गौरी से पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। कुछ दिनों बाद शैला को उसकी दूर की रिश्तेदार नीलकंठ ने बताया कि गौरी को बाजार में राजू टेलर के साथ देखा गया है। तो पूरी बात उसकी समझ में आ गई। इस बार उसने अपनी बेटी से सख्ती से पूछा तो उसने कहा, हाँ मम्मी, मैं राजू से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी? प्यार? ये सब क्या कह रही है तू? तू जानती भी है तेरी उम्र क्या है? फिर वो हमारी जाति का भी तो नहीं है, इसलिए ये बात तू अपने मन से निकल दे। तेरी शादी उससे किसी भी तरह नहीं हो सकती। गौरी बोली, मम्मी, राजू बहुत अच्छा लड़का है, तुम भी उससे बात करोगी तो तुम्हें भी पसंद आ जाएगा। छोटी सी लड़की के मुंह में ऐसी बात सुनकर शैला हैरान हो गई।
उसने सख्ती से कहा, गौरी अब बहुत हो चुका है, कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी। गौरी हैरानी से पूछी, क्यों मम्मी? कह दिया ना नहीं जाना है, बस नहीं जाना है, कहकर शैला अपने काम पर लग गई। शाम को शैला का भाई घर लौटा तो उसे शैला ने सारी बातें बता दी। भांजी का प्यार और शादी की जिद के बारे में सुनकर रघु तो हैरान हो गया, लेकिन उसने बहन को ये बता दिया कि हम सब संभाल लेंगे। अगले दिन रघु राजू की दुकान पर गया और उसे धमकाते हुए बोला, तू गौरी के पीछा छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, अगर तूने नहीं माना तो मुझे तुझे दूसरा तरीका से समझाना पड़ेगा। जिस समय रघु राजू से बात कर रहा था, नीलकंठ उसे उस समय देख लिया था। नीलकंठ तो पहले ही गौरी और राजू को बाजार में देखा था। वो भी रघु के पास आ गया और उसने कहा, रघु तुम टेंशन ना लो, हम सब संभाल लेंगे। इसके बाद नीलकंठ ने भी राजू को धमकाते हुए कहा, तुम संभाल जाओ वरना तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। जेल की नाम आते ही राजू डर गया, क्योंकि वो नीलकंठ की दबंगई के बारे में अच्छे तरह जानता था, लेकिन गौरी को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने उसके साथ जीने मरने का कसम जो खाई थी। नीलकंठ की दबंगई के कारण अब मोहल्ले में राजू और गौरी की प्यार की चर्चे भी कुछ ज्यादा ही चलने लगी। परिवार वालों को बदनामी का डर सताने लगा। गौरी पर पाबंदी भी काफी ज्यादा लगने लगी। पाबंदियों की वजह से वो राजू से मिल नहीं पा रही थी। इससे दोनों बेचैन हो रहे थे। राजू जल्दी ही गौरी से कोर्ट मैरिज करना चाह रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि अभी गौरी बस 16 की ही थी। राजू ने गौरी से शादी करने की बात अपने घर पे बता दिया, तो एक दिन राजू की मां अन्नपूर्णा और उनके पिता हनुमत रघु के घर आ गए। उन्हें रघु से कहा कि अगर बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। गौरी को अपने घर की बहू बनाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं। रघु ने कहा, मुझे ऐतराज है, क्योंकि हम दोनों की जाति अलग है, इसलिए ये संबंध कभी नहीं हो सकता। राजू की माँ बाप निराश होकर वापस आ गए। अगले ही दिन गौरी ने राजू को फोन करके ये कहा कि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता की तलाश कर रहे थे और जल्द ही उसकी शादी और किसी से करना चाहती है, जबकि वो उसी से ही शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो राजू के बिना जी नहीं सकती। राजू ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता है, टेंशन ना ले, इस समझ से कहीं दूर जाकर वो उसके साथ अपनी दुनिया बसाएगा। गौरी को राजू पर पूरा भरोसा था। वो अपने प्यार के साथ इस जालिम समझ से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, जहां वो अपने सपनों की दुनिया बसा सके। एक दिन राजू ने उसे फोन करके गौरी से कहा कि आगरा में ताजमहल है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी मुमताज की याद में बनाया था। हम दोनों उसी ताज की साए में अपनी दुनिया बसाएंगे। गौरी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजू ने गौरी को ये कहा कि कभी भी तैयार रहना, मैं कभी भी तुमको कॉल करके बुला लूंगा। राजू जानता था कि ये जातिवादी समस्या कभी भी गौरी के साथ अपना दुनिया बसाने नहीं देगा। गौरी को बालिग होने में 2 साल अभी भी बाकी थे। इस बीच कुछ भी हो सकता था। उसे सबसे ज्यादा डर दबंग नीलकंठ से था, जो उसे किसी भी केस में फंसाकर जेल भेजवाने की धमकी दे रहा था। ऐसे में राजू और गौरी योजना बनाकर घर से निकल के दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। उस समय राजू की जेब में 50,000 रुपया थे। वो देश की राजधानी में गौरी के साथ अपना दुनिया बसाना चाहता था, ताकि राजधानी की भीड़ में उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। दिल्ली पहुंचकर दोनों 3 दिन तक एक होटल में रुके। वे ताज के दीदार के लिए बेताब थे। 10 अक्टूबर सुबह 11 बजे आगरा के नजदीक ईदगाह रेलवे स्टेशन पर उतरे। वहां से ऑटो करके वे होटल ताज पैलेस गए, जहां कमरा नंबर 304 बुक कराया। होटल की रिसेप्शन पर राजू ने गौरी को अपना दोस्त बताया।
आगरा पहुंचकर दोनों बहुत ही खुश थे। उनकी बरसों की तमन्ना पूरी होने वाली थी। ताजमहल को वो उन्होंने किताब में पढ़ा था या फिर फिल्मों में देखा था, अब वे अपनी आंखों के सामने दीदार करने वाले थे। होटल में फ्रेश होने के बाद दोनों एक ऑटो से ताजमहल देखने गए। ताजमहल के परिसर में प्रवेश करते ही उन्हें लगा कि जैसे पूरी वातावरण प्यार की खुशबू से महक उठा। ताज के सामने पार्क की हरी भरी मुलायम घास पर बैठकर उन्होंने पहले खाना खाया। उसके बाद राजू ने पूछा, गौरी अब आगे क्या करना है? गौरी की मन की स्थिति अजीब सी थी। वो पहली बार घर से बाहर निकली थी, उम्र नादान थी और जीवन का कोई तजुर्बा भी नहीं थी। घर से निकलकर पीछे लौटने की सारे दरवाजे बंद हो गई थी। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं क्या जानूं। 25 साल की राजू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए तो ये कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। घर वापसी का मतलब था कि जेल जाना। राजू को पता था कि नाबालिग लड़की को भगाने में जो जुर्म होता है उसपे उम्र कैद की सजा हो सकती है। वो जानता था कि समाज उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। इन सब बातों से वो निराश हो गया था। राजू ने गौरी का हाथ पकड़ के बोला, गौरी हम जीने मरने की कसम तो खा ली है। अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। गौरी राजू की बात सुनकर हैरान हो गई। करीब 1 साल से दोनों मोहब्बत कर रहे थे। गजब का जोश था राजू में। उसकी जिंदा दिली से प्रभावित होकर ही तो उसके साथ दुनिया बसाने चली गई थी। लेकिन आज राजू उसे कुछ थका हुआ सा लग रहा था। राजू ने आगे कहा कि शहंशाह और मुमताज की मोहब्बत उनकी मौत की बाद अमर हो गई थी। शाहजहां ने मुमताज की बिरह में जीवन के आखिरी दिन गुजारे थे, लेकिन हम दोनों खुश नसीब है कि साथ साथ है। अगर साथ साथ मौत का गले लग जाए तो अगले जन्म साथ ही रहेंगे। इधर गौरी को भी लगा था कि दुनिया में जीने से अच्छा है एक दूसरे की बाहों में ही मर जाए। ये समझ डर से जीने नहीं दे रहा है। दोनों घर से सैकड़ों मील दूर थे। कोई कुछ कहने सुनने वाला भी नहीं था। उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। रात करीब 8 बजे दोनों होटल पहुंचे और ऑटो वाले से उन्होंने सुबह आने को कहा कि कल कहीं और घूमने चलेंगे। दोनों बाहर से खाना पैक करा के लाए थे, साथ ही में कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल भी थी। इसके बाद उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया। अब उस रात उस कमरे में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। सुबह ऑटो वाले ने कमरा नंबर 304 का दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब उसने होटल की मैनेजमेंट आशीष को इस बात की जानकारी दी। आशीष ने तुरंत थाना रकाबगंज पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस आ गई और कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस अंदर पहुंची तो हैरान हो गई। पालंग पर 2 लाशें पड़ी थी। टेबल पर पुलिस को कफ सिरप की 2 बोतलें मिली, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। दोनों ने कोल्ड ड्रिंक्स में शायद पॉइजन मिलाकर पी लिया था। 2 ग्लासों में थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी मिली थी। उनके सामानों में सुसाइड नोट मिला था। गौरी की हाथ पर लिखा हुआ था, लव यू राजू। पुलिस को उनके सामान से हुबली से हजरत निजामुद्दीन तक का ट्रेन का टिकट मिला था। सूचना पाकर ही सीओ असीम चौधरी और एसपी सिटी आर.के. सिंह वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला था वो कन्नड़ भाषा में था। उस सुसाइड नोट में दोनों ने अपनी मौत का पूरी कहानी लिखकर और जिम्मेदार नीलकंठ को ठहराया था। उसमें लिखा था कि उसके कारण ही वे घर छोड़कर आगरा आए थे। उन्होंने नीलकंठ को कड़ी सजा देने की गुजारिश की थी और अपने घर वाले को तंग ना करने का अनुरोध किया था। सुसाइड नोट पर गौरी और राजू की सिग्नेचर के अलावा 2 मोबाइल नंबर भी मिले थे। पुलिस को अभी तक ये मालूम नहीं हुआ था कि प्रेमी दोनों कहां से आए थे। पुलिस ने दिए गए मोबाइल नंबर पर बात किए तो पता चला कि नंबर कर्नाटक में रहने वाले अमृत के थे। अमृत राजू का मामा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया राजू पड़ोसी लड़की के साथ कहीं भाग गया है।
पुलिस ने दोनों का आत्महत्या करने का सूचना अमृत को दे दी। राजू और गौरी की मौत का सूचना पाकर राजू के घर में हाहाकार मच गया, लेकिन गौरी की परिवार खामोश रहा। उसकी माँ शैला ने कहा कि उनके लिए तो गौरी उसी दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागी थी। गौरी की मामा ने बॉडी को लेने से इनकार कर दिया। हनुमंत अपने दूसरे बेटे परशु के साथ आगरा आए। उन्होंने दोनों की शवों को पहचान किया और उनका दाह संस्कार आगरा की ताजगंज शमशान घाट पर ही कर दिया। राजू और गौरी साथ साथ जी तो नहीं पाए, पर उनकी चिताएं जरूर आसपास लगी थी। हनुमंत को अपना बेटे खोने का बहुत गम था। वो तो अपने बेटे की खुशियां चाहता था, पर जाति की दीवार ने उसे ऐसा गम दिया जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइए, और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ आगे की नेक्स्ट क्राइम पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू।